देखो पिछले चैप्टर में हमने विद्युत विद्युत पढ़ लिया है, जैसे ओम का नियम, परिपथ वगैरह सब चीज। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या देखेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे? ये जो चैप्टर है क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो एक तो विद्युत धारा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा, तो विद्युत उत्पन्न होगी। जब चुंबकीय प्रभाव, ठीक क्या है? चुंबकीय प्रभाव, इसका मतलब है चुंबक। हमको इससे पहले सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? चुंबक की चुंबक क्या होता है? क्या होता है? चुंबक क्या होता है? तो चुंबक क्या होता है? बचपन से हम लोग जानते हैं कि वह पदार्थ जो लोहा समझते हो ना, जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, वह पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर या लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, उसे हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे या चुंबकीय पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, उसे हम चुंबकीय पदार्थ या चुंबक कहते हैं। ठीक है, तुमसे चुंबक की परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है, इसके गुण पूछेगा। कुछ क्या होगा? इसके गुण पूछेगा। इसी में अगर मान लो ये कोई चुंबक है, दंड चुंबक है। चुंबक के कई प्रकार होते हैं, मेन कौन सा वाला होता है? दंड चुंबक, जो लंबा हो। क्या हो? लंबा हो, दंड चुंबक। इसके कोई भी चुंबक होगा उसमें दो ध्रुव होंगे। क्या होंगे? दो ध्रुव होंगे। एक ध्रुव को एन मतलब नॉर्थ को मतलब है उत्तरी, और एक होगा एस मतलब साउथ और दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया। क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव, या इंग्लिश में नॉर्थ कहेंगे ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव। यहाँ तक समझ में आए? तो चुंबकीय बल, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? चुंबक। चुंबक परिभाषा बता दिए। क्या चुंबक क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस गुण को क्या कहेंगे? उस पदार्थ को क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। यहाँ तक समझ में? अब इसमें सबसे ये दो ध्रुव, कोई भी चुंबक होगा तो उसमें कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। तो एन ध्रुव और एस ध्रुव एक चुंबक की क्या होंगी? दिशाएं होंगी। एन ध्रुव और एस ध्रुव चुंबक की क्या होंगी? दिशाएं होंगी। तो इसमें से क्या होता है कि एन ध्रुव से काल्पनिक बल, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे ऐसे करके, ऐसे ही नीचे भी निकलेंगे। क्या होंगे? ऐसे ही नीचे भी निकलेंगे। ये बल रेखाएं क्या बताता है? हम देखते हैं कई बार कि दो चुंबक, अगर हम लौह पदार्थ की जगह हम दोनों को चुंबक ले लें। क्या ले ले? चुंबक ले ले। तो जब दो चुंबकों को, मान लो ये चुंबक ए है और ये चुंबक बी है, ए है और ये बी है, इन दोनों को पास पास लाओगे। पहले मान लो बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। तो इसको जब इसके पास ले आओगे, मान लो दूर बना दे। क्या बना दे? थोड़ा सा दूर बना। यहाँ से इसको, यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो हो सकता है कि एक दूसरे को ना तो आकर्षित करेंगे और ना ही प्रतिकर्षित। जैसे ही इसको क्रॉस करोगे, यहाँ पहुंचोगे, तो ये चुंबक एक दूसरे क्या कर लेंगे? या तो आकर्षित कर लेंगे या तो प्रतिकर्षित कर लेंगे। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो मतलब जहां तक इसका प्रभाव है, चुंबक का जहां तक प्रभाव है, जिस क्षेत्र तक चुंबक का, किसी भी चुंबक का जिस क्षेत्र तक प्रभाव होता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जहां तक इस चुंबक का प्रभाव होगा, जिस क्षेत्र तक चुंबक का प्रभाव होगा, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और ये क्षेत्र बनता किसके द्वारा है? यही चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। क्या होता है?
चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा, चुंबकीय बल रेखाएं, ये हम मान लो ये था रेखाएं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है वो किसके द्वारा बना है? चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। ये चुंबकीय बल रेखाएं जहां तक जाएंगी वहीं तक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये जो बल रेखाएं होती हैं ये वास्तव में क्या हमको कभी चुंबक के आसपास दिखाई दी है? नहीं दिखाई दी है। इसलिए हम क्या कहेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, या उस स्थान को व्यक्त करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होती, महसूस होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं यह उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरंतरता प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं? चलो अच्छा और सुन लो, फिर लिखना शुरू करते हैं। अब ये क्या करती है? एन ध्रुव से निकलती हैं और किधर जाती है? एस ध्रुव की ओर जाती हैं। एन ध्रुव से निकल करके एस ध्रुव में जाती हैं और एस ध्रुव के अंदर होते हुए, चुंबक के अंदर होते हुए एन ध्रुव पर पुनः आ जाती हैं। एन ध्रुव से ही निकलती हैं, एस ध्रुव के से होते हुए एन ध्रुव पर पुनः आ जाती है। एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव से होते हुए एन ध्रुव पर पुनः आ जाती हैं। एक गुण तो ये हो गया, पहला गुण ये चुंबकीय बल रेखाओं का गुण बता रहे हैं। चुंबकीय बल रेखाओं में पहला गुण कौन सा है? कि एन ध्रुव से निकलती हैं, एस ध्रुव से होते हुए पुनः एन ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, प्राप्त होते हैं। पहला गुण। दूसरा गुण क्या कहते हैं? कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्या करती हैं? कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। प्रतिच्छेदित का क्या मतलब है? एक दूसरे को काटती नहीं है। जो पहला गुण बताए थे कि एन ध्रुव से निकलती हैं, एस ध्रुव से होते हुए एन ध्रुव पर पुनः आ जाती हैं, इस प्रकार ये एक बंद वक्र का निर्माण करती है। जैसे यहाँ से ये चली है, ये यहाँ पर आई और यहाँ से डैश डैश होते हुए फिर यहाँ, तो ये एक क्या कर बनाई? एक बंद वक्र का निर्माण करती है। पहले वाले नियम में यही लिख लेंगे। दूसरे में क्या कहते हैं? ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। तीसरा नियम क्या हो जाएगा? इनकी दूरी सदैव क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? इनकी दूरी सदैव क्या होती है? समान होती है। तीन गुण हो गए, ठीक है। और चौथे में क्या कह देंगे? तो पहला गुण क्या बताए थे? कि चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से निकलती हैं, एस ध्रुव से होते हुए पुनः एन ध्रुव पर पहुंच जाती हैं, इस प्रकार एक ये बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा नियम में क्या बताए थे? कि दूसरे नियम में क्या बताए थे? कि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, अर्थात काटेंगी नहीं। यदि ये एक दूसरे को काटेंगी तो वहीं से स्पर्श करें या काटेंगी तो वहीं से दो चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, जो कि संभव नहीं है। दो हो गए। तीसरे में हमने क्या कहा है? दो हो गए। दो के बाद तीसरा हम बताते हैं कि ये चुंबक की तीव्रता वहां पर अधिक, ध्रुवों के पास क्या होती है? अधिक होती है। और ये जहां पर चुंबकीय तीव्रता अधिक होगी, इसका मतलब है वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास होंगी। कहने का मतलब है जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास होती हैं वहां पर चुंबकीय तीव्रता अधिक होती है। और ये कहां पर पास होती हैं? एन पर, मतलब ध्रुव पर पास होती है, इधर भी और इधर भी। तो चुंबकीय तीव्रता कहां पर अधिक होती है? ध्रुवों के पास। और ध्रुव से दूर क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती हैं। समझ में आ गया? लिखेंगे कैसे? कि तीसरे गुण में कि चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर पास होती हैं वहां पर चुंबकीय तीव्रता
अधिक होती है यह ध्रुवों के पास अधिक होती है। कौन अधिक होती है? चुंबकीय तीव्रता। उसी में आगे लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जहां दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय तीव्रता कम होती है, यह ध्रुवों से दूर कम होती है। कौन? यह का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, 3 हो गए। चौथा में क्या कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करती हैं, अर्थात यही बात उसमें बताई, स्पर्श नहीं करती, समान एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं तथा समांतर होती हैं। समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। जब स्पर्श नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, तो ये दोनों क्या होंगी? समांतर होंगी। चुंबकीय बल चौथे में क्या कह रहे हैं? चाहे नंबर चाहे जिसको चाहे जहां कर देंगे। चौथे में क्या कह रहे हैं? चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं तथा समान दूरी पर होती हैं। समांतर होती है तथा समान दूरी पर होती है। ये नहीं कि एक यहाँ है तो दूसरी यहाँ हो जाएगी, तीसरी इसके पास, मतलब समान दूरी पर होंगी तथा क्या होंगी? समांतर होंगी। तो ये चुंबकीय की बल रेखाओं के गुण बता दिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बता दिए हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, अब इनका काम क्या है, ये सारे इसके गुण हो गए। तो चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की निरंतरता को बताती है। मतलब कहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र की निरंतरता को बताती हैं। यदि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा मान लो ऐसे खींच दी गई, तो यह रेखा क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो चुंबकीय बल रेखाओं का काम क्या होगा कि यदि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वह स्पर्श रेखा क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यहाँ तक ठीक। क्वेश्चन बैंक में सब लिखा है, कॉपी में भी तुम लोगों को लिखा दिया गया, केवल रिवीजन करवा रहे हैं मुंह से बोलकर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। या फिर कहो तो लिख देते हैं, लिख ही देते हैं। चलो ठीक है, लिख देते हैं। तो जैसे चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं या क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जैसे बताए थे कि मान लो ये चुंबक है, ये सब बता चुके हैं। इसके चारों ओर यहाँ तक मान लो चुंबक का प्रभाव रहता है। जब चुंबक यहाँ दूसरा वाला यहाँ तक लाए तो हो सकता है वो ना आकर्षित करे ना प्रतिकर्षित। जैसे इसके अंदर ले आए तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित भी कर सकता है और आकर्षित भी कर सकता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं, मतलब ये दिखाई नहीं देती, सिर्फ होती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में, मान लो ये स्थान है, जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल का मतलब है निरंतरता, निरंतर मतलब कभी भी टूटती नहीं है, दिशा का अविरल प्रदर्शन करती है, लगातार प्रदर्शन करती रहती कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल प्रदर्शन करती है। ठीक है, कहते हैं चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, जैसे ये चुंबकीय बल रेखा बताए थे, मान लो ये चुंबक है, क्या है? चुंबक है। यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, ऐसे N ध्रुव हो गया और ये S ध्रुव हो। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ही नीचे भी। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे मान लो ये बिंदु है, यहाँ पे ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिए तो खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब ये क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्वेश्चन बैंक को लिखा है, पढ़ के यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी रिवीजन करने। तो तुमको बता दिए कि चुंबकीय बल रेखाओं के 4 गुण होते। पहला गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाती, मतलब N ध्रुव से निकल के S ध्रुव में जाती हैं तथा अंदर होते हुए पुनः
एन ध्रुव पर आ जाती हैं। इस प्रकार एक बंद वक्र का निर्माण करती। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या बताए थे कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, बस इतना लिख लेना। और आगे भी है कि यदि बाई चांस यदि करेंगी तो वहां से दो चुंबकीय स्पर्श रेखाएं निकलेंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए केवल इतना लिख देना कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तीसरे में बताए थे कि चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर पास पास या सघन होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, जो कहां पे होती है, ध्रुवों के पास होती है। इसलिए ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसी में बताया था कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है। क्या होती है? दूर दूर होती है। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता क्या होती है? कम होती है। और ये कहाँ होती है? ध्रुवों से दूर होती है। ठीक है। चौथे में बताए थे कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, मतलब जैसे ये समांतर होती है। क्या होती है? जैसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तथा लास्ट में चौथे में क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं तथा समान दूरी पर होती हैं। ठीक है। 4 नियम होगा। इस तरह के लिखेंगे तो बहुत टाइम जो बोल रहे हैं इसी को आप साथ साथ तुम लोग बोलते जाना, तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और वही जाके कॉपी में लिख देना, वहां पर रख दिया जाता है। तो अब हम ये चुंबक पढ़ लिए, यही चुंबक होता है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मान लो कि ये कोई कागज है, ये मान लो जैसे ये है, ये गोल बेलनाकार कोई कागज है। इस पे हम क्या करें, यहाँ से कोई कॉपर की तार ले और ऐसे ऐसे करके लपेट दें। क्या करते हैं? इसमें लपेट दें। ऐसे करके क्या है? लपेट दें। और एक तार इधर पहले छूटी थी, यही तार नीचे, और इसको हम क्या करते? बैटरी के साथ तार के दोनों सिरों को क्या करें? बैटरी के तार के साथ जोड़ दें। तो ये क्या हो जाएगा? ये घूम जाएगा। मतलब ये जो कागज का टुकड़ा था ये चुंबक के भांति काम करने लगेगा। क्या करने लगेगा? चुंबक के भांति काम करेगा। इसी को क्या कहते हैं? धारा परिनालिका। क्या कहते हैं? धारा परिनालिका तुमसे पूछेगा तो यही आएगा। ठीक है। आगे चित्र बना के दिखाते हैं। हाँ, ये क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव से पहले हमने पढ़ा है चुंबक क्या होता है, और चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ठीक है। अब इसमें कोई वस्तु है कि वो उसमें अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबक के भांति काम करेगी। कौन करती है? परिनालिका करती है। और इसी परिनालिका को आगे पढ़ाया गया है कि जैसे एक बेलनाकार आकृति में कोई बेलना जब जैसे ऐसे लंबी हो और गोल हो पूरी, तो क्या होती है? बेलनाकार आकृति होती है। तो एक बेलनाकार आकृति में पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली होती है, जो ये सब लपेट देते हैं। मान लो ये कोई कागज का गत्ता ले लो, उसको बेलनाकार बना ले, या लोहे की नर्म लोहे, मतलब कठोर लोहा नहीं, नर्म लोहे का लोहा ले ले और उसमें क्या करें? तांबे की विद्युत रोधी का मतलब है कि जैसे इसमें बहुत पतली तारे हैं अंदर, वो सब एक दूसरे के पास हैं, लेकिन इसका करंट उसमें, इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे तार में नहीं जाते हैं। कुछ ना कुछ ऊपर क्या होता है? लपेटा रहता है। जैसे विद्युत मोटर के अंदर देखते हो बहुत सारी तारे होती हैं, लेकिन सब एक दूसरे के समीप होती हैं, फिर भी उनमें करंट, एक तार का करंट दूसरे में नहीं जाता, क्योंकि उनके ऊपर वार्निश होती है, लेप लगी होती है। विद्युत रोधी एक लेप लगी होती है। जैसे इसमें इस तार के ऊपर एक रबड़ की तार लगी है ना, इसी क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। इसके अंदर कार्बन की तार है। इसमें हम इसको क्या करें? इसमें ऐसे लपेट दें बहुत सारे फेरे। ये क्या कर दिए? लपेट दिए। तो अब इसमें हमने लपेट दिया
और ये क्या बन जाएगी परिनालिका। जैसे इस चित्र में बनाया कि यहाँ से तार, ये तार है, ऐसे करके ऐसे 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 करके क्या कर दिया, लपेट दिया, और इसमें एक सिरे को बैटरी के साथ दूसरे सिरे को भी बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए, और इस विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। क्या की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। तो ये जो परिनालिका है, ये जो परिनालिका है, ये किसके भांति काम करेगी, दंड चुंबक के भांति व्यवहार करती है। ये किसके भांति व्यवहार करेगी, दंड चुंबक के भांति। जो चुंबक पहले पढ़ाए थे ना, दंड चुंबक, इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो परिभाषा क्या बनेगी, एक बेलनाकार आकृति में पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली होती है। जब इसमें विद्युत धारा, किसमें, इस कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है। अब ये परिनालिका थी, एक बेलनाकार आकृति थी, लोहा या रबड़ या कुछ भी ले लो, कागज ले लो, इसमें तांबे के तार लपेट दिए, इनमें सब में वार्निश है, तो ये एक दूसरे के समीप रहेंगे, लेकिन करंट इसमें का उसमें नहीं जाएगा। ये क्या होंगे, ऐसे इनको जोड़ दिए, तो इसमें जब भी धारा प्रवाहित करेंगे चुंबक के भांति काम करेगी। इसको किसी भी दिशा में घुमा दो, ये जाके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप के दिशा में ही ठहरेगी, क्योंकि ये चुंबक के भांति काम करेगी। और अगर ये ऐसे है तो इसमें से भी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, एन ध्रुव से निकलेंगे और एस ध्रुव की ओर चली जाएंगे। एन ध्रुव से निकलेंगे और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की ओर चली जाएंगे, एस ध्रुव की ओर चली जाएंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार। अब इसमें अब हम आगे पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। आगे क्या है, बायो सेवर्ट का नियम। क्या है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट ने अनेक प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त किया या बताया। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र बताया। और उन्होंने क्या बताया, इन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कहा एक दंड, एक खंड लंबाई, चालक खंड की लंबाई, क्या कहता है, एक चालक खंड की लंबाई के द्वारा किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर, ये चालक खंड है, ये चालक है, इसका मान लो यहाँ से यहाँ चालक खंड ले लें, ये बन गया खंड, और इसकी लंबाई है डेल्टा एल। चालक खंड के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करता है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात हो निकलेगी वो किन बातों पर निर्भर करती है, तो सीरीज से पढ़ लेना। अब हम केवल समझा देते हैं, पढ़ने के एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो वैसे हम लिख ही देते हैं। क्या कहा है, ये तो ज्ञात, तो पहले ही लिख दोगे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, कि बायो सेवर्ट ने अनेक प्रयोगों के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त किया या बताया। ठीक है, बताया। उसके बाद क्या लिखोगे, बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर चालक खंड की लंबाई के, चालक खंड की लंबाई के द्वारा, चालक खंड की लंबाई के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, इसे भी बताया। किन बातों पर निर्भर करती है, तो क्या लिखेंगे, बायो सेवर्ट के नियम ऊपर वो लिख ही दोगे। अगर वहां से नहीं लिखोगे तो यहां से लिखोगे। क्या लिखोगे, बायो सेवर्ट ने, बायो सेवर्ट के प्रयोगों
के आधार पर किसी चालक के खंड लंबाई किसी चालक खंड की लंबाई द्वारा किसी बिंदु ऐसे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाएंगे? बी से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो ये निम्न क्या कहते हैं? बायोसेवर्ट के प्रयोगों के आधार पर कि चालक खंड की लंबाई द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। मान लो ये चालक खंड है, ये चालक खंड कितना है? डेल्टा एल है। इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही आई एम्पियर की, किसमें? धारा आई प्रवाहित हो रही है। और ये यहाँ पे क्या है? एक बिंदु है P है। इस चालक के साथ इस बिंदु और चालक को मिलाने वाली रेखा बन रही है। ये क्या बन रही? रेखा बन रही, जिसकी दूरी कितनी है? R है। बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहां पर एक बिंदु P है। P और चालक क्षेत्र को चालक खंड को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या है? R है। तथा चालक और इस रेखा के बीच बना कोण, चालक तथा इस रेखा के बीच बना कोण ठीक है, ये बीच बना कोण थीटा है। क्या है? थीटा। तो ये निम्नलिखित पर निर्भर करेगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। पहला नंबर क्या है? चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको क्या लिखेंगे? B प्रोपोर्शनल टू L, डेल्टा L। ठीक है, ये हो सकता है बुक में सीरियल कुछ हो, हम यहाँ पे बता कुछ दे, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वही नियम है 4। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरे, अब ये हिंदी केवल बोलेंगे और संकेत केवल लिखेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरे में क्या कहता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है किसके? इसमें जो धारा बह रही है इस धारा के भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो B प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती I। क्या हो गया? I। यहां तक समझ में आया? उसके बाद क्या कहता है तीसरे में? किसमें? तीसरे में क्या कहता है
ये जो चालक खंड तथा बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तथा बिंदु के बीच की दूरी, ये r हो गई, चालक तथा बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग इसमें स्क्वायर लगा दिए, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। अनुक्रमानुपाती होता तो इस तरीके लिखते, सीधा सीधा। व्युत्क्रमानुपाती है तो इसलिए 1/r² लिख दे, के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चौथे में क्या कहता है, ये तीसरा हो गया। चौथे में क्या कहता है कि चालक तथा बिंदु के बीच बनने वाले कोण, चालक तथा बिंदु के बीच बनने वाले कोण के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसमें अनुक्रमानुपाती है तो मतलब b प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, कोण की ज्या, हिंदी में क्या कहते हैं साइन को, ज्या ऐसे लिखेंगे, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए इसको लिख। अब इन चारों को मिला लेंगे तो क्या बनेगा, बी अनुक्रमानुपाती, यहां से क्या लिखेंगे, एल हो गया, फिर आई हो गया अपान एल आई साइन थीटा, क्या है, एल आई साइन थीटा अपान r², ठीक है। यहां से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है, बी अनुक्रमानुपाती एल आई साइन थीटा अपान r²। जब भी अनुक्रमानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। b बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, इतना म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू एल आई साइन थीटा अपान r², ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का सूत्र। और अगर केवल और केवल चालक की लंबाई पर कहे, क्या कहे, चालक की लंबाई पर, तो ये तीन चीज हट जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एल अपान 2 पाई। कई बार यहाँ पे 2 का यहाँ गुणा कर देता है और 2 का यहाँ गुणा कर देगा तो क्या बन जाएगा, 4 पाई, लेकिन यहाँ 2l हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, तो यहाँ 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। या इसी को लिखते हैं हम, या b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, कितना, 4 पाई इंटू 2l आई साइन थीटा अपान का r², क्या है, अपान का r², ये क्या है, r², ठीक है। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे ऊपर भी और नीचे का, तो जो यहाँ 2 पाई था वो 4 पाई हो जाएगा, यहाँ 2l हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब आगे हम देखेंगे चालक के द्वारा लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा है, उस चालक पर लगने वाला बल, ठीक है। इसको इरेज करते हैं फिर आगे करते हैं, यहाँ तक समझ में। तो ये क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, किसी चालक खंड के द्वारा एक कहीं पर बिंदु P है, किसी चालक खंड के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान तो चार बातों पर निर्भर करके, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, बिंदु तथा चालक के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। ज्या समझ में आ रहा है ना, वहां ज्या लिखे थे। और क्या कहता है तीसरे में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तथा बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आर वाले में क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, बाकी सब में अनुक्रमानुपाती। इस तरीके चारों मिलकर क्या बन गए, बी प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती एल आई साइन थीटा अपान का आर स्क्वायर। यही बी बराबर आगे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, नेतांक आएगा तो म्यू नॉट अपान 2 पाई एल आई साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बल की बात करेंगे। इसमें सिर्फ 3 ही सूत्र हैं, इस पूरे चैप्टर में 3 ही सूत्र आएंगे। एक सूत्र ये हो गया, बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू एल आई साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। जब तुमसे चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा और सवाल में लंबाई दिया होगा, धारा का मान दिया होगा, दूरी दिया होगा और साइन थीटा हो सकता है तुम्हें थीटा ना दे तो वहां पे साइन थीटा क्या है, ना लगाना। जब से थीटा नहीं देगा तो साइन थीटा ना लगाना। ठीक है, पहले हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब कहता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो हम पहले बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इस पे कोई चालक रखा है, क्या रखा है, ये चाहे एक ही लाइन बना दो, चाहे दो पतली पतली लाइन पास कर बना दो, उनको ऐसे मोड़ दो। ये क्या है, चालक है, और इसको लंबा बना दो, क्या है, चालक है। एक ही लाइन बना दो तो भी चल जाए, बाकी ऐसे मोटा बना। तो ये चालक है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगने वाला बल क्या है, बल। अब यह है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा चालक की दिशा के बीच बना कोण थीटा है। और इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। और इस चालक की लंबाई डेल्टा एल है। कितना है, चालक की लंबाई डेल्टा एल है। कितना है, डेल्टा एल है। क्या है, डेल्टा एल। तो यहाँ हम सब जब इसमें लिखेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे माना एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में डेल्टा एल लंबाई का एक चालक रखा है। क्या हो रहा है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी है, जिसमें एक डेल्टा एल लंबाई के एक चालक रखा है, जिसमें आई धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो किसमें धारा आई प्रवाहित हो रही, इस चालक में, तथा चालक व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा है। क्या है, कोण थीटा है। तो चालक पर लगने वाला बल F
बातों पर निर्भर करता है। तो क्या कहता है कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में डेल्टा L लंबाई का एक चालक रखा है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तथा चालक व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा है। तो चालक पर लगने वाला बल F निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, बाकी सीरीज में ऐसे ही लिखा है। तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, कौन करता है? बल निम्नलिखित बातों पर करता है। तो उसी तरीके होगा, हिंदी हम बोल देंगे, बाकी संकेतक लिख देंगे। तो इन पर चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला। दूसरा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो L और I हो गया। फिर तीसरा कहता है चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है, और फिर क्या कहता है, इस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लगने वाला बल सभी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या पहला क्या कहे हैं, बल F अनुक्रमानुपाती होता है चालक की लंबाई डेल्टा L। फिर कह रहे हैं बल F बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बल F चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा में क्या कहते हैं, बल को बनने वाले कोण की ज्या का मतलब है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से बल F बराबर क्या हो जाएगा, बल F बराबर I/B/L साइन थीटा। FBL साइन थीटा। दूसरा फार्मूला आ गया। एक क्या था, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का, जिसको किसने दिया था, बायोसेवर्ट ने। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या निकला, बल बराबर अच्छा पहले इसको सबको एक साथ लिख लो, अनुक्रमानुपाती I/BL साइन थीटा। यही यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटेगा, एक नेतांक आएगा, नेतांक मान लो यहाँ पे के आता है, लेकिन उसका मान हमेशा एक रहता है, इसलिए हम यहाँ पर एक ये इसके को नहीं लिखते हैं। तो F बराबर I/BL साइन थीटा, यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यही लिखो। तो दूसरा फार्मूला हो गया, क्या है, तो चालक पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक रखा है, उस पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर I/BL साइन थीटा। ये किन बातों पर निर्भर करता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या, हिंदी से क्या लिखेंगे ऐसे, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल भी समझ लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है तो उसमें आवेश का मान क्या होगा, उस पर निर्भर करेगा। उसको अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखो, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं ताकि तुम लोग अच्छे से इसको पढ़ लो और अच्छे नंबर लाओ, इसलिए इसको पूरा देखा करो, लाइक किया करो, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी चैनल कर ले। इस बार हम बहुत लेट शुरू किए हैं ऑनलाइन, लेकिन अगले सन में जब तुम लोग 11 में पहुंच जाओगे तब प्रॉपर वे में सारी क्लासें आएंगी, ठीक है। जहाँ पे ना समझ पाए वहां पे मैसेज कर दिया करो, आगे अगली क्लास जब भी लेंगे उसमें समझा देंगे, ठीक। क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल। अभी क्या था, एक चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल, F बराबर I/BL साइन थीटा था। अब की बार क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल। मान लो ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक कण है, ये मान लो कण है, इसकी ये जो कण है ये आवेशित है, इस पर लगने वाला बल, और ये किस वेग से जा रहा है, इस पर जो आवेश लग रहा है वो क्या है, Q है, तथा इसकी जो वेग है वो क्या है, B है वेग,
वेग u होता है, u वेग u है और ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर इसका जो दिशा बन रही ये ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, जिसके साथ इसका ये यहाँ से यहाँ पे कोण बन रहा है वो कौन है, थीटा है, ये जा रहा है और इसकी वेग क्या है, u है। तो क्या कहता है, लगने वाला बल कण के आवेश के परिमाण, परिमाण मतलब कितना है, संख्यात्मक मान, परिमाण q, और चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र के परिमाण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या परिमाण b, कण के वेग u व इसकी गति मतलब ये जिस गति से जा रहा है इसकी गति की दिशा मतलब इस दिशा में जा रहा है, इसकी गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण थीटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा इसके गति की दिशा के बीच जो कोण बन रहा है उसके कोण कोण की, यहाँ कोण के ये लिखता है कोण की ज्या, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, कि ज्या के अनुक्रमण मतलब ये जितने सबके अनुक्रमानुपाती होता, चाहे जैसे अभी तक लिखो एक एक लाइन करके लिखो, बल आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, इसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। चाहे 3 लाइन में ऐसे लिखो चाहे एक लाइन में पूरा लिख दो। तो यहाँ से F प्रोपोर्शनल टू क्या निकलेगा, यहाँ से B Q U साइन थीटा, B Q साइन थीटा, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, Q मतलब आवेश के अनुक्रमानुपाती, U मतलब है वेग के अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती, और यही आगे चल के F बराबर हो जाता है B Q U साइन थीटा। तो बल के कितने फार्मूले आ गए, 2 फार्मूले, कौन सा, ये एक में F बराबर IBL साइन थीटा, उसमें I है B है L है, मतलब I और L है, इसमें I B इसमें भी है, साइन इसमें भी है, उसमें भी था, इसमें कौन है, Q और U, Q मतलब आवेश और U मतलब वेग, ठीक है। तो सूत्र यही 3 सूत्र हैं, एक B बराबर, अब B बराबर क्या था, IL साइन थीटा अपान R स्क्वायर, एक F बराबर IBL साइन थीटा, राम राम बोलते, एक F बराबर BQ U साइन थीटा, ठीक है। 3 ही फार्मूले इसमें। अब इसमें ये सब कुछ हो गया, अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त का 3 नियम बचे हैं, ठीक है। बाकी सवाल है, इसमें क्या है, 3 ही नियम है, बाकी क्या है, सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बुक से पढ़ लेना, ठीक है। हमने हमारा काम है मेन समझाना और समझा दिए, ठीक है। अब 3 फार्मूले याद रखना। अच्छा, बल का मात्रक हमेशा क्या होगा, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, या इसी क्या कहेंगे, एन, क्या कहेंगे, एन। तो बल चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला, मात्रक तो वही हो जाएगा। एक बल, एक मात्रक तुम्हारे पास और बचता है, किसका, यहाँ लिख लो, बल F का, किसका, बल F का मात्रक, एक तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक, किसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक, तो उसको आगे बताते हैं अभी 2 सेकंड बाद, ठीक है। बोर्ड इरेज कर ले। तो क्या बताया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मात्रक, इसका मात्रक 3 होते हैं। पहला न्यूटन, क्या होता है,
न्यूटन प्रति एम्पियर एम्पियर मीटर। ठीक है, पहला मात्रक। दूसरा मात्रक किसी का होता है, दूसरा मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसी का तीसरा मात्रक होता है टेस्ला। कौन होता है, टेस्ला। चाहे टेस्ला बोलो, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोलो, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बोलो, ये इसका एसआई मात्रक है। कौन, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। एक होता है गॉस, क्योंकि एक टेस्ला में 10⁻⁴ गॉस, शायद एक वेबर में 10⁻⁴ गॉस होती है, एक वेबर में 10⁻⁴ गॉस होती है। ठीक है, तो ये होता है। तो मेन कौन है, 3 है। ठीक है, अब आगे हम 3 नियम पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, और क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम का। ठीक है, चाक ले आते, चाक खत्म हो गई है। चलो, तो देखो एक नियम छूट गया था, फैराडे के नियम। फैराडे के नियम किससे संबंधित है, चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम। पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, यहाँ संख्या नहीं लिखा है, मन हो तो लिख लेना, ना हो तो छोड़ देना। बल रेखाओं, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, चुंबकीय फ्लक्स। क्या लिखोगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या कहता है कि जब कोई एक बंद कुंडली हो, कुंडली कैसे बनती है, परिनालिका के तरीके। तो क्या कहता है, कुंडली जैसे मोटर देखे हो, जनरेटर देखो, उसमें एक जो आर्मेचर बीच में लगा होता है, उसी कुंडली का क्या कहता है, बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं, या उसी का दूसरा नाम है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उत्पन्न होता है प्रेरित होकर, तो इसलिए प्रेरित कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या होता है, जो केवल उसी समय तक काम करता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब जब तक कुंडली घूमेगी तभी तक बल उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, पहला नियम समझ में आया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक काम करेगा जब तक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। मतलब अभी हमने सीख लिया पहले नियम में कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो दूसरे नियम में हम सीखेंगे कि जो बल उत्पन्न होता है उसका परिमाण। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या, वही बताए थे ना, संख्या लिखो या ना लिखो, में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या, ब्रैकेट में चुंबकीय फ्लक्स, उसी का दूसरा नाम क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, के अनुक्रमानुपाती। दूसरे नियम में कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसमें मतलब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है।
अब कहता है कैसे होता है, अब देखते, कहता है यदि कुंड, अब आगे नीचे हम सवाल सूत्र निकालेंगे तो उसके लिए कहता है कि देखो दिखता नहीं होगा, अब दिखा, यदि कुंडली में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, क्या है, अभी किसी समय जो कुंडली है उसमें गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ1 है, तथा बहुत कम समय अंतराल, मतलब 2-3 सेकेंड, ठीक है, बहुत कम समय अंतराल डेल्टा टी दिख रहा है, डेल्टा टी बाद चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो तो, चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, पहले कितना φ1, बाद में कितना हो जा रहा है φ2, तो इसी को घटा देंगे, इसमें परिवर्तन कितना हुआ φ2 माइनस φ1, मान लो पहले 2 था बाद में 5 हो गया, तो परिवर्तन कितना हो गया 5 माइनस 2 मतलब 3 का, तो वही प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये जिनके फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होती, समय दर, समय से डेल्टा टी से भाग दे देंगे, तो यही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आता। इसी को दूसरे उसमें लिखते हैं, E बराबर डेल्टा फाई, क्या है, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, दिख रहा है, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, तो जहां φ2 माइनस φ1 को ही क्या कह दिए, डेल्टा फाई, मतलब जो परिणाम आया उसी क्या कहेंगे, डेल्टा फाई। इस तरीके से मैक्स फैराडे के 2 नियम है, पहला नियम क्या कहता है कि परिवर्तन होता है तो बल उत्पन्न होता है, क्या परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में। दूसरा नियम में क्या कहता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कितना बल उत्पन्न होता है, तो किसी समय अंतराल में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसका जो मान निकलेगा उसके समय दर को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। E बराबर क्या होगा, φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। अब बल का मात्रक क्या होता है, बल कौन सा बल, विद्युत वाहक बल, मतलब ओल्ट, क्या होगा मात्रक क्या हो जाएगा, ओल्ट, यही विभव है, क्या है, विभव मात्रक ओल्ट होता है ना, तो ये भी ओल्ट ही है, ठीक है। यहाँ तक 2 नियम थे, इसकी एक बार फैराडे, ये डा बना लो, ऊ जैसे दिखता है डा, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हट जा रहे हैं या फिर रोक स्टॉप करके लिख लेना, ठीक है। देखो इसको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, समझ लो, तुम लोग चले जाते हो यहाँ से छुट्टी के बाद, हम फिर भी 6 बजे तक, 6:15 बजे तक रुक के इसको रिकॉर्ड करते हैं, अच्छे से इसको देखो, मेहनत करके याद करो, समझो, जहाँ पे समझ में ना आए मैसेज कर दो, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, अगले वीडियो में उसका आंसर भी दे देंगे। तुम्हारे संपर्क में तुमसे छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको शेयर करो और कमेंट करो, लाइक अच्छा लगता है तो लाइक करो, और क्या कहते हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इस बार तो बहुत लेट शुरू किए, अभी तक ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे, अब ऑनलाइन बहुत लेट शुरू किए, तो इस बार हो सकता है कि सारा कुछ ना मिल पाए, जितना मिल पा रहा उतने में संतोष करो, और अगले बार आप लोगों को 11th में है या जो 9th में है 10th में जाएंगे, पूरा सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, पूरा जनवरी से पहले दिसंबर लास्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इतना याद रखो, ठीक है। थैंक यू। बाएं हाथ या हस्त का नियम और एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का और एक मैक्सवेल का, किसके, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे
ठीक है, गौर से सुनना। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो क्या करता है, बल की दिशा, किसकी, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। जो दाएं हाथ का नियम होता है वो प्रेरित धारा की दिशा। एक सेकंड, आप फोकस लॉक नहीं है। तो ये दो को बता दें। तीसरा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो अब इसमें सुन लो, केवल बताएंगे, सुनाएंगे, केवल बताएंगे, लिखेंगे नहीं। तो क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये हमारा बाएं हाथ है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ की तर्जनी और तर्जनी मध्यमा, इसको क्या कहेंगे, अंगूठे के जस्ट पास वाले को तर्जनी, और उसके बाद ये जो बीच वाली रहती है उसको मध्यमा। यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार, यदि हम अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे से लंबवत रखते हुए, मतलब 90 अंश का कोण बने, एक दूसरे से लंबवत रखते हुए इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा मध्यमा चुंबकीय, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा मध्यमा, ये बीच वाली मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करे। कौन, अंगूठा क्या करेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। समझ में आया? क्या कहता है, यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखते हुए इस प्रकार फैलाएं कि ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, सीरीज में लिखा भी हमने, तो समझा दिया। इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका चित्र हम बना रहे हैं, ऊपर हो सकता है ना दिखे। ऐसे अंगूठा बना लेंगे और अंगूठा ऐसे कर देंगे, एक उंगली ऐसे कर देंगे और यहीं से एक उंगली ऐसे कर देंगे। ठीक है, और ये ऐसे कुल मिला के ये इसका अंगूठा हो गया, ये इसकी तर्जनी हो गई, ये इसकी मध्यमा हो गई और ये बाकी इसकी उंगलियां हो गई, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। किसका, बाएं हाथ का। जब दाहिने हाथ का हम बनाने जाएंगे, दाहिने हाथ का, किसके, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का, दाहिने हाथ का। इसको उल्टा बनाएंगे, कैसे, ऐसे करके, इसमें ऐसे करके हाथ ले जाएंगे और इसका अंगूठा ऐसे करेंगे और एक ऐसे करेंगे और एक ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम हो जाएगा। अब ये दाएं हाथ का अंगूठा हुआ ऐसे करके, तो जब दाएं हाथ के अंगूठे में क्या कहेगा, फिर से वही ऐसे करके दाहिना हाथ बनाएंगे, तो क्या कहेगा दाहिने हाथ में कि यदि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखते हुए इस प्रकार फैलाएं
कि इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय तर्जनी हर बार किसकी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा अंगूठा बल की दिशा में हो, तो मध्यमा ये वाली मध्यमा हमेशा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बाएं हाथ में अंगूठा बताता है बल की दिशा को, दाएं हाथ में मध्यमा, ये बीच वाली मध्यमा किसको बताएगी, धारा की दिशा को। और ये याद सीक्वेंस क्या होता है, एफ बी आई, एफ बी आई, इसमें भी एफ बी आई, ठीक है, यही होता है। उसके बाद अब बचता है मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम। मैक्सवेल क्या कहता है, यदि कोई तार है, क्या है, ये मान लो कोई तार है, यदि हम इस तार में बहने वाली धारा की दिशा में एक पेंच लगा दें, क्या लगा दें, ऐसे पेंच लगा के, पेंच, और ये थोड़ा सा इसको मोटा कर लो, इसमें अंगूठा पकड़ ले। अब अंगूठा बना लेना अपना तुम लोग, ये हाथ ऐसे, और ये अंगूठा हो गया इसका। क्या कहते हैं, यदि किसी धारावाही चालक में, ये चालक है, इसमें धारा बह रही है, तो धारावाही चालक, यदि चालक में हम कोई पेंच कसे, क्या कसे, पेंच कसे, यदि पेंच की दिशा धारा की दिशा में हो, क्या हो, पेंच कसने की दिशा जिस ओर धारा बह रही है, क्या हो रही है, जिस ओर धारा बह रही है, धारा के बहने की दिशा में हो, तो अंगुलियां, ये जो उंगलियां ऐसे नीचे की ओर है, तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये उंगलियां किसकी दिशा को बताएंगी, उंगलियां किसको बताएंगी, वैद्युत बल रेखाओं की, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, या कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। कौन, उंगलियां, इसमें उंगलियां बताती है। यदि ये अंगूठा चालक की दिशा में हो, किस में हो, चालक की दिशा, अंगूठा की जगह में जो पेंच जा रहा, अंगूठा क्योंकि पेंच ही के साथ रहेगा, यदि पेंच की दिशा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां किसको बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। यदि ये पेंच ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये गोला कैसे बनेगा, ऐसे करके इधर की ओर। यदि ये पेंच नीचे की ओर जा रहा है, किधर, नीचे की ओर, धारा भी और नीचे की ओर पेंच भी जा रहा है, जैसे मान लो ये मोटा सा पेंच हो गया, तो इसमें जो ये रेखा बनेगी वो कैसे बनेगी, वक्र कैसे बनेगा, इधर, क्योंकि अब ऐसे जा रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो ये भी ऐसे घूम रहा है। ये मेन चीज है, किसको, इसको घुमाना। अब बना तो अपने से लोगे ही। तो तीनों नियम हो गए। अब इसके बाद 3-4 सवाल करवा देते, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तीन मात्रक बताए हैं, एक बल का मात्रक बताया, तो उनसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक पूछता है। और उस तीन में एक ये भी बताएं कि गॉस भी इसका मात्रक होता है। तीनों को अच्छे से याद कर लेना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तीनों मात्रक, उनमें से कोई ना कोई एक पेपर में ऑप्शन में आएगा, ठीक है। ये 3 नियम हो गए। बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं, बल की दिशा, और दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं, धारा की दिशा। याद रखना, हमेशा धारा यही मध्यमा में होगी, इसमें भी बस ये याद रखना कि दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा याद करते हैं, और बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा को याद करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सवाल 3 लिखते हैं और 3-4 सवाल करवा देते हैं, खत्म। देखो, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे सेम इसी लैंग्वेज पे आएंगे। 2 क्वेश्चन ये हैं, 2 क्वेश्चन और 1 या 2 क्वेश्चन और करो। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में, कितना लंबा है, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में चालक की लंबाई कितना है, यहाँ पे हल में लिख के जाया करो, साथ ही साथ हल, क्वेश्चन पढ़ोगे लिखोगे, हल दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया, चालक 1 मीटर लंबे विद्युत चालक की लंबाई को किससे दिखाते हैं, डेल्टा एल, एल से कितना है, 1 मीटर। लंबाई को हमेशा मीटर सेंटीमीटर में भी दिया हो तो उसको किस में करोगे, मीटर में। चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही, धारा कितनी है, 2 एम्पियर की। यहाँ पे लिखोगे आई बराबर कितना दिया, 2 एम्पियर।
ठीक है, धारा बह रही है, चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी। तो यहाँ से बी बराबर क्या दिया गया है, सब में कॉमन लगाते, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी तुम लोग कॉपी में नीचे लिखोगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, देखो दे दिया ना, क्षेत्र में भी दे दिया, नहीं तो मात्रक दिया है, मात्रक से हम लोग पहचान लेंगे क्या है। तो बी कितना दिया है? 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, प्रति एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 के कोण पर रखा है। कितना कोण बनाते हुए रखा है? 30। तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना दिया है? 30। थीटा बराबर कितना दे दिया है? 30। अब तुमसे क्या पूछा है? बल की गणना कीजिए, बल F की गणना। तो अब इसमें बल के कितने फार्मूले होते हैं? 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है F बराबर IBL साइन थीटा, एक होता है F बराबर QU साइन थीटा। तो क्या इसमें QU कहीं दिया है? नहीं दिया। तो कौन कौन दिया है? L भी दिया है और I भी दिया है। तो F बराबर कौन सा वाला लग जाएगा? F बराबर IBL साइन थीटा, FBL साइन थीटा वाला फार्मूला लगेगा। कैसे हमने पहचाना कि L दिया है और I दिया, इसी दोनों की जगह में अगर Q दे देता, क्या देता? QU दे देता, तो फिर कौन सा लगाते? F बराबर BQU साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखे सबका मान, F बराबर जिसका मान F का नहीं पता तो F की जगह पे F लिख। I का मान पता है कितना है? 2। B का मान कितना है? 2.5, 2.5 गुणते L का मान कितना है? 1 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30, ठीक है। अब 2 का गुणा 2.5 में करोगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, एक अंक के बाद दशमलव, कितना बन गया? 5 गुणते साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2। अब 2 से फिर से इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो बल बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। अगर यहाँ पे पहले गुणा नहीं करते तो 2 से 2 काट देते, 2.5 बच जाता। तो बात वही पड़ेगी। अब 5 में 2 का भाग दोगे तो भी 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इसमें देखना होता, क्या पढ़ते जाओगे, जो चीज मिलती जाए उसको इस तरह लिखते जाओ। उसके बाद क्या पूछ रहा है तो वही वाला हो सकता है यहाँ बल का मान दे देता, तुमसे बी का मान पूछ लेता तो बी अपनी जगह में रहता, बाकी सब पक्षांतर हो जाते, ठीक है। ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल इसी के ऊपर जस्ट दिया है, तो किस में कौन सा फार्मूला लगाएं ये निर्भर करेगा उसमें किसका मान दिया है और किसका पूछ रहा। आई का मान हो सकता है दिया होता, तो ये भी तो सवाल में है ना, यही सब लिख लो क्वेश्चन मार्क। ये देखो कौन कौन से दिए हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे डस्टर। देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश दिया है ना, अगर आवेश नहीं दिया हो तो इलेक्ट्रॉन शब्द आया तो हम आवेश उसका जान जाते। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, यहाँ पे फिर से दिया है, क्वेश्चन हटा तो दिया है, क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 गुणते 10⁻⁻19। नहीं दिया होता तब भी हमको याद होना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या आगे दिया है, यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का मतलब है बी, एम्पियर मीटर का एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का मतलब क्या बताते हैं हर बार? बी। कितना दिया है? 1000। बी कितना दिया है? 1000। चलो तो आगे मात्रक लिख लेना तुम लोग, चाहे लिख देते हैं यहाँ आवेश का मात्रक कूलाम सी लिख दिए, इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद आगे क्या दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा है। 30 डिग्री कोण कितना होता है? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना दे दिया? 30 डिग्री पर
इतने मीटर के वेग दे दिया ना, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का। तो वेग दे दिया, कितना दे दिया है, 5 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, या इसी को मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते थे, के वेग से गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित विद्युत वाहक बल F बराबर नहीं पता। तो अब देखो इसमें F है मतलब बल वाला ही सूत्र लगेगा, लेकिन कौन सा वाला, E है, E का मतलब आवेश, आवेश दिया है ना, आवेश, आवेश के जगह E की जगह Q लिखो, आवेश Q दिया है, और उसके बाद B दिया, B तो दोनों में ही होता है, और यहाँ पे Q दिया है, क्या दिया है, ये Q हो गया और ये U हो, मतलब वेग दिया है और आवेश दिया है, तो कौन सा वाला लगेगा, F बराबर B Q U साइन थीटा, क्योंकि B और साइन थीटा तो दोनों में है, अंतर सिर्फ Q और U में है। I और L दिया दे चाहे पूछे उनमें से, तो कौन सा वाला लगाएंगे, F बराबर IBL से। तो Q और U दिया हो या इनमें से कोई एक पूछे तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला, याद रखें। एक सेकंड देखो वीडियो चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं, चलो चल रहा था, ये क्या हो जाए, अब ये वाला भी इसमें मान रख दो, F का मान नहीं पता है तो लिख दो, Q का मान देखो, B का मान है, B का मान कितना है, 1000, यहाँ लिख दो 1000 गुणते Q का मान कितना है, Q का मान 1.6 गुणते 10⁻⁻19, ठीक है, गुणे, और फिर B हो गया Q, U का मान कितना है 5, बहुत दूर लिख दो, चलो 5 गुणे 10⁻6, चलो ये हो गया। फिर साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है, संयोग से 30 ही है, 30 डिग्री लिखेंगे। अब इनको हल करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻3, 10⁻, F बराबर क्या लिखेंगे, 10⁻3, 10⁻3 गुणते 1.6 गुणते 10⁻⁻19 गुणते 5 गुणते 10⁻6 गुणे साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ से देखेंगे क्या करेंगे कि 10 की पावर प्लस प्लस वाली एक साथ जुड़ जाती है, माइनस वाले से घट या जुड़ जाती हैं। तो यहाँ प्लस की 3, ये माइनस का 19, ये प्लस का 6, इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर प्लस का 3 माइनस का 19 और प्लस का 6। तो प्लस प्लस वाले एक साथ, 6 3 9, 19 में से 9 घट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 10। तो यहाँ से कितना आ गया, F बराबर 1.6, अब गिनती गिनती 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 80 को क्या लिखेंगे, 8.0, एक अंक के बाद दशमलव था, 0 के बाद दशमलव लगा दिया, गुणते 10 की पावर 19 में से 9 घट गया, माइनस की 10 पावर -10 गुणते 1/2, 1/2। अब 2 से 8 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4, 2 से 8 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो F बराबर 4 गुणे 10 की पावर -10 न्यूटन। इस तरीके हम अगर हल करने पाए, क्योंकि ये घाती वाले में देखोगे कि यहाँ जो घात बन रहे हैं प्लस वाली माइनस, प्लस प्लस वाली जुड़ जाएंगी, माइनस वाली भी साथ में लिखेंगे, और फिर जैसे देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, अगर प्लस वाला बड़ा हो जा रहा है तो माइनस वाले से क्या करेंगे, घटा देंगे, प्लस वाले को अगर प्लस वाला बड़ा हो जाएगा तो उससे घटा देंगे 19 को या 19 उसको, वो तो तुम लोग जानते हो क्या करना। यहाँ पे बस तुमको एक चीज पे को ध्यान दे लोगे तो सब हो जाएगा, क्या, कौन सा फार्मूला लगाना, कौन सा फार्मूला लगाना, वो किस पर निर्भर करेगा कि सवाल में क्या क्या दिया है। ठीक है, सवाल लाइन बाय लाइन पढ़ना, जो मिलता जाए उसको लिखते जाना। ठीक है, एक दो सवाल और करवा देते उसके बाद चैप्टर खत्म। हाँ, एक होता है लारेंज बल। लारेंज बल क्या होता है कि यह बल ही हुआ है और लारेंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है
जिस कारण से वह उत्पन्न होता है। क्या कहता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। चलो आगे लिख के समझा देते हैं, एक लाइन का है तो लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोले थे पिछले सवाल में कि लेंज का नियम सवाल देखो दो करवा दी, जितने भी सवाल उनमें आएंगे उसी से संबंधित आएंगे। बस उनमें क्या कह सकता है, कई बार बल ज्ञात करते समय थीटा के मान 3 दे सकता है, ज्यादातर 3। जैसे पहले में दे दिया समांतर है, लेंज का नियम अभी बताते हैं क्या है, समांतर है, समांतर है। दूसरे में क्या कह दिया, लंबवत है। दूसरे में क्या कह दिया, लंबवत है। तीसरे में कुछ कोण दे दिया, कुछ कोण, जैसे मान लो थीटा 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। जब लंबवत होगा तो उनके बीच थीटा का मान जब समांतर होंगे तो उनके बीच थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो जब साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो अगर वो एक दूसरे के समांतर हो गए, चाहे जिस बल में कहेगा, तो वो फिर क्या, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे चुंबकीय क्षेत्र में भी कहेगा तो उसमें भी अगर समांतर आ गया तो वहां पे मान क्या आ जाएगा, 0। अगर लंबवत कह दिया तो लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1। तो F बराबर क्या हो जाएगा, बराबर BIL हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है, 0। चाहे ये वाला हो चाहे BQU हो, मतलब साइन 90 की जगह क्या हो जाएगा, ये। समांतर होगा तो 0 होगा, लंबवत होगा तो साइन नहीं रहेगा। और 30 रहेगा, 60 रहेगा, 45 रहेगा, तो उसका मान रख के ज्ञात कर ले। बस यही क्वेश्चन लंबा जब करना होगा तो समांतर, लंबवत और एक का मान दे देगा, तो 3 सवाल बना देगा। बल ही पूछेगा लेकिन 3 बल पूछेगा। कब कब, जब एक बार समांतर होगा और एक बार लंबवत होगा और एक बार क्या होगा, एक कोण दिया होगा, ठीक है। अब लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब किसी कार से प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यही है कि प्रेरित, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है। जैसे हमने आपको 5 रुपये दिया तो आप हमारी से 5 रुपये पाए और गली में जाकर दूसरे से हमारे विरोध करो कि हम उनसे पैसे नहीं पाए या हमारी बुराई करो, तो वही इसका काम है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक।